Good morning, everyone. A very happy Diwali to all of you. Have a safe and good Diwali. In last lecture, we discussed about the concepts of e-commerce, जिसमें हमने e-business models भी पढ़े थे, B2B, B2C, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, supply chain management. We discussed about the forces we have which affects e-commerce concept. Now, today we are going to study the ISO OSI 7-layer reference model. ये बेसिकली क्या है, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं या ई कॉमर्स की बात करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए वी नीड इंटरनेट कनेक्शन. कंपैटिबिलिटी हर कम्युनिकेशन में अलग अलग सिस्टम्स में वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करने के लिए वी हैव स्टैंडर्ड्स विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. Some of the standards were developed in 1978, जिसमें उनका एक मॉडल है विच इज नोन एज ISO OSI 7 layers रेफरेंस मॉडल. इन्होंने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल बनाया. दिस इज OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल. इट वाज डेवलप्ड इन 1978 just to have some standards which ensures the compatibility of different kind of information or data which is being shared worldwide. तो आप जो भी अपना डेटा अपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग, उसमें आपस में कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. उसको इंश्योर करने के लिए वी हैव दिस काइंड ऑफ ISO OSI 7 layers मॉडल. इट वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 7 लेयर्स की हम लोगों की इसमें बात होती है. लेयर इज द फिजिकल लेयर और द एप्लीकेशन लेयर. In reverse order we can say the 7th layer is the application layer, which basically provides the access to available resources. इसमें होता क्या है कि जो एप्लीकेशन लेयर है बेसिकली क्या है, जो मॉडल है मॉडल को हमने 7 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो जो उसकी आउटर लेयर है दैट इज एप्लीकेशन लेयर. इसमें जो हमारे यूजर्स हैं हु आर यूजिंग इंटरनेट, हु आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जो यूजर्स हैं दे बिगिन टू डू समथिंग, to browse a website. They want to go for some kind of reading, or if they want to share some mail, अगर मेल किसी को भेजनी है, if they want to share some file between server computer and the client computer. ये वाला काम सारा का सारा एप्लीकेशन लेयर पे होता है. तो एक हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है, एक हमारा सर्वर कंप्यूटर है. उसमें जो कम्युनिकेशन होती है, जब भी हम कोई डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल को, डॉक्यूमेंट को शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको एप्लीकेशन लेयर देखता है. इसमें जो स्टैंडर्ड्स की, अब जैसे हम जब ISO के 7 लेयर मॉडल की बात करते हैं तो ये 7 लेयर्स अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स ही हमें बताता है, जिनके बेसिस पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होता है, पूरी ट्रांसमिशन होती है डेटा और इंफॉर्मेशन की. तो इस वाले एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली यू हैव द स्टैंडर्ड्स which signify how टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स शुड कम्युनिकेट. अब मैं यहाँ पे 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक क्लाइंट सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर है, एक क्लाइंट का कंप्यूटर है. अगर मैं यूज कर रही हूँ तो एक मेरा कंप्यूटर जिसमें मैं काम करके इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, एक सर्वर के थ्रू वो जो ट्रांसमिट होगा किसी और को, रिसीवर के पास जाएगा. तो 3 सिस्टम हो गए. फाइल मेरे सिस्टम से जो सर्वर तक की जो कम्युनिकेशन होती है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स आपका एप्लीकेशन लेयर बताता है. तो 2 एप्लीकेशंस हैं. अब हो सकता है कि जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, जो सर्वर सिस्टम है वो एप्लीकेशन वो यूज नहीं कर रहा हो. दोनों कम्युनिकेशन जो एप्लीकेशंस हैं दोनों सिस्टम पे, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज और समथिंग, कोडिंग, डी कोडिंग जो होती है. तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर वो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, वो बताती है कि जो 2 सिस्टम्स हैं आपके, क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर, उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, उनमें कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी. तो basically we are talking of the language and syntax. These 2 things are being defined in this application layer so that 2 programs can communicate with each other. तो हम जब systems की बात करते हैं, machine की बात करते हैं, machine की अपनी language होती है. हम जब कर रहे हैं उसमें data entry कर रहे हैं, input दे रहे हैं, तो वो हमारी अपनी language में it has to be converted
और फिर वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा जो क्लाइंट से सर्वर कंप्यूटर पे जा रहा है। तो लैंग्वेज और सिंटेक्स आपके दो प्रोग्राम्स, दो चीज़ों के स्टैंडर्ड्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं. The main protocols which are being used in this application layer are the HTTP Hypertext Transfer Protocol. ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड इन योर कंप्यूटर्स पेपर्स अर्लियर. देन वी हैव FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि जब हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है. उसका एड्रेस क्या है, डोमेन नेम क्या है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करके अपने फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, ये आपका सारा एप्लीकेशन लेयर पे आता है. देन कमिंग टू द सेकेंड लेयर विच इज़ द सिक्स्थ लेयर. बेसिकली अगर रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगी, अगर नंबरिंग करते हैं तो फिजिकल लेयर इज द एंड द एप्लीकेशन लेयर इज द सेवंथ लेयर. So now coming to the sixth layer, which is the presentation layer. Now the purpose of this layer is to convert data into a format for network translation. जो आपका नेटवर्किंग है उसमें ट्रांसलेशन होती है, उसका आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. Now every data is to be converted in that particular format so that it can be shared, it can be transferred from one system to another system. तो basically as the name suggests, presentation layer में presentation पे हमारा focus होता है. जो भी हमारी files हैं, जो हमारा data है, information है, उसकी presentation क्या है, उसका format क्या है, उसकी designing क्या है. For incoming messages, अगर आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, देन इट कन्वर्ट्स द डेटा इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट द रिसीविंग एप्लीकेशन कैन अंडरस्टैंड. अब अगर मान लीजिए मैं आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ, यू आर द रिसीवर, आपके पास जो भी एप्लीकेशन होगी वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर, व्हाट विल बी डन इन द प्रेजेंटेशन लेयर इज the file or the document or the data information, whatever it is being shared, it will convert into that particular format that is understood by your system. तो आपका सिस्टम जो भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा, आपके उसमें जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसके हिसाब से उसको वो कन्वर्ट करके दे देगा. It is also in general terms, it is you can say that it is also known as network translator. तो नेटवर्किंग में ट्रांसलेशन का जो काम होता है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है. Apart from this, this layer also allows two application processors to decide on the common format. तो अब यहाँ पे क्या था कि एक तो कन्वर्जन हो रही है दूसरे सिस्टम पे जाने के लिए, डेटा का एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे ट्रांसलेशन होती है, और जो दो एप्लीकेशंस हैं कॉमन फॉर्मेट को डिसाइड कर आपकी जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो आपकी शेयरिंग होती है. information, whatever information has been shared, मेन आपका प्रेजेंटेशन क्या है, एक उसकी ट्रांसफर, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीविंग क्या होता है कि जब भी हम कोई फाइल को शेयर करते हैं, वो कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, उसकी बेसिकली कोडिंग होती है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, सिस्टम करता है सारे काम, ही डिलीवर होगा रिसिपिएंट के पास. बट जब रिसिपिएंट उसको पढ़ेगा तो it will not be the recipient will not be able to understand the coded language. Again it has by the recipient. पूरा प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो क्या है लैंग्वेज में, जो प्रेजेंटेशन लेयर में होती है वो एड्रेस ढूंढती है जहाँ पे उसको भेजा जा रहा है, और जब वो मिल जाता है रिसिपिएंट को, तो अगेन प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा जो कर देगा, डी कोड कर देगा, ताकि जो फॉर्मेट पे उसको कन्वर्ट कर देगा. Particular encryption scheme is in the present socket layers. L कॉल होता है जो एक कमिंग
which is the layer basically establishes, it manages, it terminates the communicative sessions. अब इसमें होता क्या है कि this layer basically allows the users who are using different machines to communicate by establishing different kind of sessions. तो आप अगर अलग अलग machines पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और आपस में communicate करना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग sessions में आप लोग काम करते हैं. This ensures security. अब इसको अगर मैं example में simplest तरीके से समझाऊं, in case you have gone for a usage of internet banking, या आप कहीं पे भी आपके अकाउंट्स अगर हैं, लाइक मेल पे भी समटाइम्स इट हैपेंस, जब हम लॉगिन करते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, पासवर्ड्स होते हैं, जब हम लॉगिन करते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होता है सेशन का, जिसको हम जनरल सेशन ही बोलते हैं. और थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसको आइडल छोड़ दिया तो वो सेशन ओवर हो जाता है, यू अगेन हैव टू लॉग इन. तो बेसिकली क्या है कि वो एक सिक्योर, मान लीजिए मैंने नेट बैंकिंग ली हुई है, नेट बैंकिंग में अगर मैं यूज़ कर रही हूँ नेट बैंकिंग और मैंने लॉगिन करके छोड़ दिया, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, समहाउ मैं बाई चांस कहीं बिजी हो गई, वो आइडल है, तो मैं अगर थोड़ी देर के बाद देखूंगी, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, तो 2-4-5 मिनट के बाद भी अगर मैं उसको ट्राई करूंगी तो वो मेरा लॉगिन नहीं रहेगा, वो दिखाएगा, लेकिन जैसे मैं कोई ट्रांजेक्शन को करने के लिए या कोई सर्विसेज को करने के लिए अगर मैं उस पर क्लिक करूंगी तो उस पर मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा दैट योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, यू अगेन हैव टू लॉग इन. तो ये बेसिकली जो सिस्टम है, दिस इज द सेशन लेयर कॉन्सेप्ट, जहाँ जब हम ट्रांजेक्शन्स करने के लिए या डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कहीं पर भी हम लॉगिन करते हैं, यू हैव सेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस, और सब सेशंस का अलग अलग टाइम हो सकता है, टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, किसी का 5 मिनट है, किसी का 2 मिनट है, किसी, तो इट डिपेंड्स का सेशन का टाइम पीरियड कितना रख रही है. बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये इसलिए है सेशंस रखने का कि login to your account, and if you are sitting idle, you are not doing any kind of transaction, तो वो लॉग आउट हो जाएगा अपने आप ही. तो वो कहीं ना कहीं इंश्योर कर सिक्योरिटी. अगर किसी ने वापस लॉग, this is basically to ensure the security that the only authorized parties are allowed to participate. जनरली वो ही करेंगे, अनऑथराइज सेशंस अगर होंगे तो उसमें इतना फ्रीक्वेंटली, क्योंकि लॉग आउट अगर हो जाएगा तो दैट बेसिकली इंश्योर्स सिक्योरिटी टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड इट एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शंस बिटवीन द लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर. तो अगर आपके सिस्टम्स में नेटवर्किंग पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम को वो मैनेज कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, एंड अलॉन्ग विद इट इज टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी thing which is essential when you are using internet and you are sharing your information or data on network. It also keeps track of whose turn is to send the data. अब इसमें होता क्या है कि सेशंस की बात होती है, तो इसमें कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन 2 वे भी हो सकती है, इट कैन बी 1 वे कम्युनिकेशन. जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो दोनों डायरेक्शन में भी हो सकती है, एक डायरेक्शन में एक बार में भी हो सकती है. ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो इट कीप्स अ ट्रैक कि अब किसका टर्न है, किसको अपना डेटा देना है, किसको अपनी इंफॉर्मेशन पहले शेयर करनी है. तो अगर मान लीजिए 2 लोग उस सेशन में हैं और इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन, तो उसमें वो ये अपना पूरा हिसाब सिस्टम अपने आप रखेगा कि पर्सन एक ही टर्न है, नाउ ही हैज टू गिव दिस इंफॉर्मेशन. जैसे ही वो इंफॉर्मेशन के सामने वाली पार्टी, सामने सेकंड जो पर्सन है हु इज कम्युनिकेटिंग, अब उसकी टर्न है, अब उसको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है. तो इस तरह की कम्युनिकेशन होती है. इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन दैट इट कीप्स अ ट्रैक कि अब किसको इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करना है. Now, some of the important protocols in the session layers, they are the SCP, Session Control Protocol. You have Domain Name System Protocol, DNS जिसको हम बोलते हैं, ये आपके इसमें मेन सेशन लेयर्स में आते हैं. Then you have the fourth layer, the transport layer, and as the name suggests, transport का मतलब है डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डिलीवरी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह. तो बेसिकली दिस the objective is to
manage the delivery or the transfer or the flow of data from one system to another system within the network. तो network डेटा इंफॉर्मेशन जब आपका ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिशन हो रही है, उसको पूरा का पूरा वो सिक्योरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ डिलीवर हो रहा है, फ्लो कर रहा है, वो सारा का सारा काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है. इट इंश्योर्स कि मैंने ऐसा it ensures that the messages are delivered with accuracy. It also acknowledges transmission and request send a message on the screen that you're ऐसा आपका मैसेज आ जाता है, तो वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही एक हिस्सा कि वो ट्रांसमिशन तरीके से कर रहा है, सही. Okay. Now coming to back to the transport layer concept. Now this layer is basically acknowledging the successful transmission of the data from one system to another system, and it also gives you the message in case of some some kind of damage is there to your file or some error is there. So sometimes what happens is when we share the files, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन के टाइम पर वो कई बार अटैचमेंट सही से नहीं अटैच होती है, या फाइल में कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो जाता है, तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कि इसमें कहीं प्रॉब्लम है इसको शेयर करने में, एंड यू प्लीज डू इट अगेन. लाइक व्हेन वी शेयर द मेल, उसमें हमारी कोई अटैचमेंट होती है, तो वी हैव द साइज प्रॉब्लम की फाइल का साइज कितना होना चाहिए. अगर आपने उससे ज़्यादा का रखा है तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि प्लीज कंप्रेस दिस फाइल, अदरवाइज इट यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट इट. तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन लेयर इज talking of the transmission of data, and when the data or the information file is being shared from one system to another system, what happens is that the transportation layer takes the data from the session layer. उसको सेशन लेयर से पूरा का पूरा फाइल डॉक्यूमेंट मिल जाता है. उसके बाद जो पूरा डेटा है, पूरी डॉक्यूमेंट है, उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. एक ही डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देता है स्मॉलर यूनिट्स में. उस पे एड्रेस लिख देता है रिसिपिएंट का कि ये किस एड्रेस पे जाना है, एंड देन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ अ सिंगल डॉक्यूमेंट आर बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द नेटवर्क. तो नेटवर्किंग के थ्रू अब आप उसको चैनल, आपका जो चैनल है उस पर आप उसको डाल दोगे कि अब ये ट्रेवल करेगा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. अब ये रिसीवर को ढूंढेगा, और ये काम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू, विच इज नोन एज TCP. Now coming to the third layer, which is the network layer or the internet layer. The purpose of this layer is to route the different messages you have to be delivered to the receivers. अब ये basically क्या कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने डॉक्यूमेंट के छोटे छोटे हिस्से बनाए, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, उसको रेडी कर दिया कि ये ट्रांसमिट होंगे, उसको नेटवर्क पे डालेगा. अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उसको लेगी और उसको ट्रेवल कराएगी पूरे नेटवर्किंग पे, और वो एड्रेस ढूंढेगी, उनको डायरेक्शंस देगी कि अब आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, पैकेट्स को कहाँ जाना है एक्चुअली. तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क कंजेशन अगर है, नेटवर्क कंजेशन मीन्स कि कितनी इंफॉर्मेशन ओवरऑल में एक पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है, क्योंकि खाली मैं तो इंटरनेट यूज कर नहीं रही हूँ, वर्ल्ड वाइड एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट, एवरीबडी इज शेयरिंग सम और द अदर काइंड ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन. तो जो नेटवर्क कंजेशन है, नेटवर्क कंजेशन मीन्स द ट्रैफिक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग शेयर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग द इंटरनेट. तो यहाँ पे अगर आपने लोड ज़्यादा डाल दिया तो हम क्या कहते हैं कि लोड ज़्यादा है, नेटवर्क कंजेशन है, नेटवर्क में जैम है. और अगर इंटरनेट यूज उस टाइम पे ओवरऑल में कम हो रहा है तो देयर विल नॉट बी problem in the transmission of data, or no congestion in fact will be there. Now the standard at this particular layer
in network layer is basically specifying how the host and the routers will route the packets from source to destination. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो मेरी पूरी की पूरी फाइल थी उसके अलग अलग जो पैकेट्स बने वो ट्रेवल सोर्स से, जो सेंडर है वहां से डेस्टिनेशन तक, रिसीवर तक कहाँ कैसे ट्रेवल करेंगे, ये सारा का सारा जो वर्किंग है ये आपका नेटवर्क लेयरिंग में आता है। इसके लिए जो हमारा प्रोटोकॉल है वो हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ISO की तरफ से इज दी IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम लोग अब IP एड्रेस कह देते हैं इन जनरल। यू मस्ट हैव यूज्ड दीज काइंड ऑफ टर्म्स। IP एड्रेस, उसका हम जनरल मतलब हम क्या वो करते हैं कि हर जो मशीन है, हर जो सिस्टम है उसका एक IP एड्रेस है, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं तो हर मशीन, हर सर्वर का अपने आप में एक पर्टिकुलर एड्रेस है जो यूनिक है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से आया है उसका एड्रेस के थ्रू। तो ये नेटवर्किंग में इट्स टॉकिंग ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल with the help of which you are basically transmitting the packets of all the data and information from one source code to the destination point. Then you have the next layer which is known as the data link layer. Data link layer का मतलब है कि वो लिंक कर रहा है एड्रेस को, डेटा को। नेटवर्किंग में वो पूरा ट्रेवल कर रहा था, अब वो ये देख रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जब वो सही डायरेक्शन में पहुंच जाएगा तो वो डेटा लिंक सर्वर क्या करेगा, इट इंश्योर्स दैट द करेक्ट एड्रेस इज देयर वेयर इट इज सपोज टू बी डिलीवर्ड। सही एड्रेस पे सही फाइल डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सब चीज़ें मैसी हो जाएंगी। तो इट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ the thing that actual transmission of the data and information between different computers which are located on the same network, the correct file, correct document is being delivered to the correct recipient. तो इसका जो मेन स्टैंडर्ड है, मेन स्टैंडर्ड इज दी PPP, ट्रिपल P होता है, विच इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब आपने एक पॉइंट से शुरू किया था, दूसरे पॉइंट पे आप गए, वहां पे आपने एरर भी देख लिए कि कोई एरर तो नहीं है फ्रेम करके, और आपने उसके हिसाब से पूरा का पूरा ये देख लिया कि सही जगह आपका डॉक्यूमेंट गया है। इसके अलावा इसका जो और दूसरा मेन जो काम है, वो मेन जॉब of data link layer is the framing and error detection. Now what do you mean by framing and error detection? Framing का मतलब है कि जो आपने पैकेट्स लिए हैं, आपको जो पैकेट्स मिले हैं, पैकेट्स अलग अलग थे, तो पैकेट्स के बीच में आपने बाउंड्रीज कर दी, मार्किंग कर दी, तो दे आर नोन एज द फ्रेमिंग। एंड द डेटा फ्रेम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। ठीक है, इसके अलावा में मैसेजेस का जो है, मैसेजेस जब हम दे रहे हैं तो मैसेजेस एट डेटा लिंक लेयर दे आर ऑल्सो नोन एज द डेटा फ्रेम्स। तो हमने उसकी जो पैकेट्स थे डेटा के, उसकी हमने चारों तरफ से उसकी एक बाउंड्री बना दी, फ्रेमिंग कर दी, चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी, इस ये ताकि वो सेफ रहे। ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन आपका सेफ था, आपने जब रिसीव भी किया तो वो आपने सेफली रिसीव किया। Then you have the last layer which is known as the physical layer. It is the lowest layer in the whole process of the transmission of the message or information from source to destination. Now at this layer the conversion of the messages is being done. What happens is it converts bits into signals for outgoing messages and signals into bits for incoming messages. तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो एक तो ट्रांसलेशन थी जो हमने पहले लेयर में की, प्रेजेंटेशन लेयर में और सेशन लेयर्स में हमने उससे पहले सारी की सारी ट्रांसलेशन करी थी कि जब हमारा वो ट्रांसफर करेंगे तो वो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो। यहाँ पर क्या है फिजिकल लेयर में कि जो हमारा डेटा है उसको हमने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ है, तो बिट्स, बाइट्स और इन सब कंप्यूट बाइनरी लैंग्वेज में बेसिकली कन्वर्टेड है। नाउ व्हेन इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट द बिट्स, द बाइनरी लैंग्वेज में जो हमारा डेटा है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सिग्नल्स। तो ये सिग्नल्स में ट्रेवल करेगा बेसिकली। पहले क्या है, पहले ये हमारी लैंग्वेज में था,
फिर ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट होने के बाद ये सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, अब वो ट्रेवल करेंगे। तो इट हैज फिजिकल लेयर बेसिकली क्या कर रही है, वो बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। जो मैसेज जा रहा है जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो सिग्नल्स में होगा, सिग्नल्स वापस बिट्स में कन्वर्ट होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे, एंड अगेन दैट विल बी व्हेन the receiver receives the file, then it will again be translated into your own understandable language। तो फिजिकल लेयर बेसिकली सिर्फ जो कन्वर्जन करती है वो बिट्स का सिग्नल्स में करती है और सिग्नल्स का बिट्स में करती है आउटगोइंग और इनकमिंग मैसेजेस का। For this purpose, for the conversion of the data or information from bits to signals and again signals to bits, you use the modem। जो हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं उसमें जो मॉडम होता है, मॉडम यही काम करता है कि उसमें हार्डवेयर हम यूज करते हैं जिसमें बिट्स को वो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ट्रेवल कराता है और फिर वापस सिग्नल से बिट्स में कन्वर्जन होती है। Now these all are the 7 layers of ISO model, and for exam point of view it's also very important you just go through this concept properly. Now the next concept, okay, now we have to use internet for the networking। अब इंटरनेट में जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में वी हैव 2 more टर्म्स, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो 3 टर्म्स हैं टोटल में, एक इंटरनेट, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट। तीनों को कभी कभी लोग एक जैसा मान के सिमिलर इंटरकनेक्टेड मानकर उसको सेम तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट देयर इज डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में जो ई एक्टिविटी की बात होती है वो बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर्स की होती है। इंटरनेट वाइड एरिया पे नेटवर्किंग होती है कंप्यूटर की, उसमें जोग्राफिकल लोकेशन की कहीं भी बैरियर्स नहीं होते। लेकिन अगर हम इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट की बात करें तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट की जो बाउंड्रीज हैं या जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उसमें एक बाइंडिंग होती है। इंटरनेट अगर हम बात करते हैं तो इंट्रानेट इज अवेलेबल ओनली टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एक छोटे से ही, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, कंपनी में ही जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे आपस में कनेक्ट किए हुए हैं यूजिंग योर नेटवर्किंग सर्वर्स के थ्रू, देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट में भी यही है कि इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इफ द यूजर हैज द वैलिड यूजर नेम। तो एक्स्ट्रानेट तब यूज कर सकते हो जब आपके पास ऑथोराइजेशन है, आप उस सिस्टम के थ्रू या कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट या कोई एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यू हैव the authorization, you have the valid username, you have the password, you have some collaboration so that you can share the resources within the organization or outside the organization। तो इंट्रानेट में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन या एक लोकेलिटी में ही, हम एक लोकल एरिया में हम बात करते हैं। और एक्स्ट्रानेट में you need to have the username or the password or the basic senses you need to have the authorization to use the information। और इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट पे तो it's available to everyone, if you have internet connection you can share the information। इसका स्कोप कंपैरेटिवली इंटरनेट का ज़्यादा होता है because you can share the information throughout the world। and when you talk of intranet you have the sharing of sensitive information within the organization, and extranet में you can share the information between the members of the organization, and you have at the same time you have some people who are the outsiders to whom you have given the access। तो आपने उनको access दिया हुआ है पासवर्ड आईडी के साथ में, so that they can have the access। अब इसमें सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तीनों कॉन्सेप्ट में, तो एक्स्ट्रानेट में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए हुए हैं, ऑथोराइजेशन जिसको दी है ओनली द ऑथोराइज्ड पर्सन कैन हैव द एक्सेस। इसके अलावा में यू हैव द यूज ऑफ फायरवॉल्स विच सेपरेट्स द इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट में सिक्योरिटी इज इम्पोज्ड वाया द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स, और इंटरनेट में सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डिवाइस, all the devices
विच आर बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क, तो वो कितनी सेफ है, कितनी उसमें कहीं कोई वायरस तो नहीं है। तो अगर किसी एक वायरस वाले सिस्टम से अगर आप कनेक्ट करोगे, देन इट मे बी अ सिचुएशन दैट योर machine also gets affected. Now you have different terms or the elements which are the key elements which are being used in day to day life when we use internet. The first one is the browser. Browser, you all must be knowing that browser is a program which allows us to have the navigation on the web. तो अगर हम वेब पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका मोज़रेला है, आपका गूगल क्रोम है, सफारी है, तो ये सारे आपके ब्राउजर्स हैं। तो ये आपके लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग है, ये इट्स अ प्रोग्राम विच हेल्प्स अस टू सर्च समथिंग ऑन द इंटरनेट। तो अगर हम कुछ ढूंढना चाहते हैं, कोई कुछ सर्च करना चाहते हैं, देन यू यूज द browsers and search the information. Sorry. Then you have the hypertext markup language, HTML. It is basically a language which is used to create interactive web pages consisting of hypertext. तो ये बेसिकली ये हमें पढ़ना भी है, इसकी कोडिंग हमें पढ़नी है, अभी आपके सिलेबस में है। इसमें क्या होता है कि इट्स अ लैंग्वेज जिसमें हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग हम करते हैं यूजिंग डिफरेंट कोड्स, और इससे हम बेसिकली दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिज़ाइन योर वेब पेजेस। तो जो हमारे वेब पेजेस होते हैं इंटरनेट पे, उसका लेआउट क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है, उसकी अपीयरेंस बेसिकली क्या है, वो उस पर इंफॉर्मेशन हम क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह से शेयर कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी उसकी कोडिंग होती है। वो कोडिंग होती है HTML के थ्रू। इट्स अ लैंग्वेज जो आपकी पूरी पूरी वेब पेज की कोडिंग करता है। देन यू हैव वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज और वेबसाइट में क्या है? वेब पेज इज बेसिकली अ सिंगल फाइल which consists of hypertext which is being used for the coding purpose, and website is basically a group or it's a combination of different web pages. तो अब हो सिर्फ फर्क क्या है? वेब पेज एक सिंगल फाइल है और बहुत सारी फाइल्स को अगर आप इकट्ठा कर दो, वेब पेजेस को इकट्ठा कर दो, then it becomes the website. Then you have URL, Uniform Resource Locator. It's basically the address used to give the location of the resource of the web. तो हमारे जब भी हम कोई साइट विजिट करते हैं तो उसका पूरा एक एड्रेस होता है which starts with HTTP, hypertext markup language के बाद वो पूरी कोडिंग वाला उसका एड्रेस होता है। फिर आपके पास www होता है, वर्ल्ड वाइड है। तो आपका ये सारा का सारा URL बेसिकली जब भी हम वेब पर कोई भी लोकेशन डालते हैं, कोई भी साइट को ढूंढते हैं, तो उसका जो एड्रेस है इंटरनेट पे, जो उसका एड्रेस है, वो आपके लिए इट्स बेसिकली द URL. Then you have search engine. Search engine is a software program which collects the internet resources, the information you have on web pages or news groups, programs, graphics हैं, text हैं, वो सारा का सारा सर्च करेगा, and it provides the keywords also which allows the users to identifying and retrieve the resources. जब हम कोई सर्च करते हैं, मान लीजिए गूगल है, गूगल हमारे लिए सर्च इंजन का काम करता है। वी कैन गूगल क्रोम पे जाइए, ब्राउज़र है वो, वहाँ से आप सीधा ढूंढ सकते हैं। फिर हम गूगल, हमारे पास एक ऑप्शन है याहू है, और भी आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ से आप कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और उसमें होता क्या है कि मुझे अगर पूरी चीज़ नहीं भी पता कि मुझे सर्च क्या करना है, तो मैं एक वर्ड भी लिख दूंगी तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो देता चला जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ सर्च इंजन वेयर यू जस्ट नीड टू put some of the words or the phrases and all type of information or data which is available on internet, that will be shared with you. Then you have web servers. Web servers are the computers. अब जब जहाँ पे भी word server आ जाएगा, तो it should automatically be clear in your mind कि server अपने आप में एक machine है, system है, जिसके through नेटवर्किंग में बाकी सारे के सारे सिस्टम्स हमने जोड़े हुए हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर। व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्वर? वेब सर्वर्स आर बेसिकली द कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस। तो अब यहाँ पर वेब पेजेस को जो डिलीवर कर रहा है, वो दिखा रहा है, वो आपके लिए सर्वर है। तो एवरी वेब सर्वर अगेन दे हैव देयर ओन IP एड्रेस एंड द डोमेन नेम। तो उनका पूरा नाम भी होता है और पूरा का पूरा एड्रेस भी होता है,
कि आपने कहाँ पे कौन से डोमेन या कौन से आपने एड्रेस लिखा है, उसके हिसाब से वो वेब पेज आपका ओपन होके आ जाता है, इफ यू नो दैट. देन यू हैव वेब क्लाइंट. Web client is a user PC which is attached to the internet, which is capable of making HTTP and request and displaying HTML pages. तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो आपका सारा का सारा इंटरनेट वाला आपका काम करके दे रहा है, एंड इट इज बेसिकली डिस्प्लेइंग डिफरेंट HTML पेजेस और द वेबसाइट्स you have. Now who governs the internet? इंटरनेट को गवर्न करता कौन है? अब ये किसी एक कंट्री या कोई एक इंस्टीट्यूशन इसको गवर्न नहीं करता. इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर्स जरूर हैं, एयरटेल, वोडाफोन, MTNL, BSNL, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यू हैव डिफरेंट प्रोवाइडर्स, बट दे डोंट एक्चुअली गवर्न द internet. There is no single organization who has the whole sole authority to coordinate all these and the whole responsibilities on that particular organization. Every organization has different kind of responsibility depending on the services they are basically providing. Now you have different organizations which are responsible for different activities, like you have IETF, Internet Engineering Task Force. It is basically a standard body which it's an open international community of networks, designers, operators, vendors, researchers, which are connected with the evolution of international architecture, and they are basically there just to ensure the smooth functioning of the internet. तो वो ये आपके जितने भी वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वेंडर्स हैं, इसमें सब लोग आ गए जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्किंग दे रहे हैं, रिसर्चर्स हैं जो इन सब कामों में लगे हुए हैं, जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि हाउ द होल नेटवर्किंग हैज टू बी डन, होल वर्किंग ऑन इंटरनेट और नेटवर्किंग हैज टू बी कंडक्टेड. उसका काम कैसे करना है, पूरी फंक्शनिंग कैसे करनी है, अच्छे से स्मूथली उसकी फंक्शनिंग हो, ये सारा का सारा IETF में सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. Now as a whole one body, it is the concept where all the people who are connected, they are involved, and it is responsible for the discussion and investigation of the operations of the internet. जो पूरी वर्किंग है उसके जो टेक्निकलिटीज हैं, इन केस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर टेक्निकल, तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है. जो ISO का काम था स्टैंडर्ड्स को सेट करना, तो इससे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, सो दैट यू मे हैव सम काइंड ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स आल्सो, जो आपकी रिक्वेस्ट पे ज़रूरत के हिसाब से ISO या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, एंड वंस दे आर रिव्यूड, वंस दे आर कंफर्म्ड कि हाँ इनसे आपको एडवांटेज है, देन दे कैन बिकम द स्टैंडर्ड्स आल्सो. Then you have Internet Architecture Board, IAB. It provides overall guidance or directions to IETF. IETF में क्या बेसिकली क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स नए बनाने हैं, जिनके बेसिस पर स्मूथली फंक्शनिंग होनी है नेटवर्किंग में, वो सारे के सारे ऑपरेटर्स, डिजाइनर्स, रिसर्चर्स, वेंडर्स, नेटवर्किंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपस में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब मिलके आपस में डिसाइड करते हैं. वो सारा का सारा पहले कॉन्सेप्ट में आ गया IETF में. अब वो जब स्टैंडर्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए यू हैव द बोर्ड विच इज इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, जो कि ये देखता है कि ओवरऑल डायरेक्शंस देता है जिसके बेसिस पर काम होते हैं, एंड दे बेसिकली दिस बोर्ड इज बेसिकली गिविंग द अप्रूवल फॉर different kind of standards. Then you have Internet Society, ISOC. It's the society of internet experts, which may include the individuals or the organizations, government agencies, non-profit organizations also, and it comments on the internet policies, practices, rules, regulations or strategies, and they oversees a number of other organizations also. ये सारे के सारे जो इंटरनेट पे पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, उसको ये सारे के सारे उस पर कमेंट करके उसको फ्रेम आउट करते हैं. Then you have
IESG, Internet Engineering Steering Group. It is basically responsible for the technical management of all the activities which are done on the network. तो ये सारा का सारा जो आपका टेक्निकल रिव्यू है, टेक्निकलिटीज जो हैं, वो सारा का सारा आपका स्टीयरिंग ग्रुप देखता है. Then you have Internet NIC. NIC is Network Information Center. It is responsible. Okay, it is responsible for providing domain name information and registration services to the internet community. As I told you that when we have web pages or websites, you have domain name, you have IP addresses for each and every web page. So basically, Internet NIC, the Network Information Center, is responsible, and they are basically providing the domain name information or the registration services to the internet community. Then you have sorry, Internet Assigned Numbers Authority, which is responsible for assigning IP addresses. तो Internet NIC क्या कर रहा है, वो डोमेन नेम दे रहा है, और Internet Assigned Number Authority एक नंबर दे देती है पूरा का पूरा. IP एड्रेस में जब भी आप देखोगे तो हमेशा नंबर्स होते हैं, लाइक 192.168.1.1. दिस इज द एड्रेस ऑफ MTNL वाला जो आपका नेटवर्किंग होती है. तो ये सब जितने भी होंगे वो सारे आपके नंबर्स में होते हैं. तो IANA is basically giving the users of the internet their IP addresses. And the last one, the main authority is the WWW Consortium, W3C जिसको हम बोल देते हैं. It's a key standard body which develops and publishes different protocols and standards for the web. It's a member organization where different number of companies are being connected with each other, and they are dedicatedly they are working. They have professional staffs which contribute, which go for the research work, which go for the development of different kind of websites, and they talk of the specifications for that also. Then you have launching of online business, that means e-business. अब अगर मुझे अपने e-business स्टार्ट करना है तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब है. इट्स नॉट इजी कि आपने आज सोचा और बन गया. वेबसाइट हम इतनी सारे विजिट्स कर लेते हैं, बट एक वेबसाइट को बनाना इज नॉट इजी. It involves lot of hard work, lot of efforts, lot of time is being consumed. पैसा भी लगता है उसको डिजाइन करने के लिए, और फिर आपका कहीं बिजनेस लॉन्च आप कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. तो मेन जो आपको चीज चाहिए वो आपके लिए चाहिए, साइट को आपको डेवलप कराना है, वेबसाइट आपको क्रिएट करानी है. एंड दैट the process of developing a website is very complex. For that you need to have different kind of information which is supposed to be gathered. आपके उसमें competitors क्या कौन होंगे, technology market में कौन सी है which can be used by you so that you can compete with your competitors. आपके potential जो customers हैं वो कौन से हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका लीगल स्टेटस, आपके जब आप वेबसाइट्स बनाओगे सोशल इश्यूज आपके होते हैं. देन यू हैव टू प्लान what kind of a website you should have so that you can attract the potential customers. You should have the knowledge about the hardware, software. डिजाइनिंग के टाइम पे अगर आपको खुद को नहीं पता तो आप ये काम कराओगे किसी से. तो यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क, जो वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं. तो वहाँ पे टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा. तो इट्स नॉट लाइक कि आपने ई बिजनेस करना है तो आपको पैसा नहीं लग रहा है. फिजिकल फॉर्म पे अगर आपका शोरूम खुलेगा वहाँ पे भी पैसा चाहिए था. जब आप वेबसाइट्स के थ्रू ई बिजनेस करोगे तो वहाँ पे भी पैसे की जरूरत है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपैरेटिवली कम लगेगा, लेकिन जब वेबसाइट डेवलप कराओगे तो वो अपने आप में वही कॉस्टली है. द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट्स नॉट चीप, तो वो अपने आप में महंगा होता है. तो उसके अलावा में यू नीड टू थिंक कि जो आपका प्रोडक्ट है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, वो इंटरनेट पे किस तरह से यू वुड बी एबल टू क्रिएट अवेयरनेस, हाउ इट कुड बी सोल्ड. ये सारा का सारा आपका लॉन्चिंग ऑफ ई बिजनेस में आता है. यू हैव द लाइफ साइकिल अप्रोच फॉर लॉन्चिंग ई बिजनेस, WDLC, वेबसाइट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच जिसको कहा जाता है. Now you have this figure which shows the website development life cycle approach.
Basically it's talking of different phases you have. And when we talk of the website development, you have different approaches, different methods on the basis of which you can you can develop your websites. The life cycle approach is basically the oldest approach for the website development, and it is widely used even now. You have different phases, and when we talk of each phase has its own activities, functions to be performed, and every phase is playing a significant role. And when you are at a particular phase, you ensure that all activities and functions of the current phase are completed, and only then it is being shared, or it is approaching to the next phase. So it's basically, when we talk of the website designing, it is the phased approach to analyze and design a website so that you ensure that the site is well designed, well managed, it is easy, it's not complex, it's user friendly basically. तो अगर user friendly website है, तो you may be able to attract more and more potential customers. Now the whole life cycle approach, you have in totality 7 phases in all. The first phase is the planning and strategy phase. As the name suggests, you are doing the planning work, you are formulating different kind of strategies on the basis of which the whole website is to be developed. तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लान करनी है, स्ट्रैटेजीज जिनके लिए बनानी है. You need to plan who would be your potential customers, what type of products would they be demanding in the market, what will be the market size, where is the market, what should be the price of the product जो आप बेचोगे, who all are the competitors, how to cope up with them. Then you need to use different technologies. अब टेक्नोलॉजी में भी यू हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो दैट टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आपके कॉम्पिटिटर्स सॉरी आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसको कॉपअप कैसे करोगे, वो सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बेसिकली यू आर इन दिस फर्स्ट फेज, द फोकस इज टू प्लान the website development so that you have the best website, and you need to coordinate among all the activities and manage the risk effectively. क्योंकि हर जगह रिस्क है, बिजनेस कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसमें भी रिस्क है, तो उस चीज़ को रिस्क को भी मैनेज कर रहे हो. यू आर डूइंग प्लानिंग, यू आर formulating strategies, and you have a step by step process where you have you have to define different objectives or different action plans on the basis of which the overall work can be implemented. You have to evaluate those. It's a process of looking into the future on the basis of current trend, कि आज ट्रेंड क्या है, उसके बेसिस पर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसके हिसाब से काम कर रही हूँ और उसके हिसाब से अपना बिजनेस रन करने की कोशिश करूँगी. तो आपके ये सारे के सारे इसमें प्रोडक्ट के प्राइस, कॉम्पिटिटर्स, पूरी प्लानिंग, टेक्नोलॉजी को आप कैसे कॉप अप करोगे, इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने आप में एक्सपेंसिव होता है, हाउ विल यू डू दैट, एंड इन केस यू हैव सम चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ये सारा का सारा आपका प्लानिंग और स्ट्रैटेजी फेज में आता है. Then you have the second phase, which is the infrastructure phase, which talks of the hardware and the software component which are supposed to be used in e-commerce. तो जब हम e-commerce की बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग की, इंटरनेट की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग ऑफ द यूज ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में ई बिजनेस के लिए यू नीड द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. तो infrastructure phase is talking of the hardware, which means the physical assets or the tangible parts of the computers. You have different input devices. आपके पास लैपटॉप है, you have desktop, palm top, नोटबुक है आपके पास, you have keyboard, mouse, scanners, digital camera, ये सारे आपके input devices हैं. Output devices में you have the printer, monitor, speakers. मेमोरी के लिए you have internal, external memories.
हार्ड डिस्क होती हैं, पेन ड्राइव है, यू हैव इंटरनल मेमोरी, तो ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर का हिस्सा हो जाते हैं. एंड टू यूज दिस हार्डवेयर यू नीड टू हैव द यूज ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे, सो दैट you can use the hardware and software properly, efficiently and effectively, so that you have the best business in terms that you can cop up with the competitors, you can fetch the market share. तो ये आपके सारे के सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में ये सब चीज़ें आती हैं कि आपका वेब सर्वर कैसा होगा, एप्लीकेशन सर्वर कौन सा होगा, ट्रांसफर सर्वर कैसे आप काम कराओगे, डेटाबेस कैसे आप रन करेंगे, आपके जो प्रॉक्सी सर्वर, मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग ऑफ द use of hardware as well as the softwares, how hardware and softwares can be used properly with the maximum safety you can have. आप उसमें सेफ्टी पे भी इंश्योर करोगे कि सेफ्टी भी आपकी सही हो. Then you have the third phase, which is the website design. Website design is talking, as the name suggests, it's basically talking of the designing of the whole website, कि उसमें आप जो layout है, designing है, वो कैसी होगी, what type of information or the data will be shared, how it will be displayed. It should be according to the requirement of the customer. कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत मेसी सा नहीं लुक होना चाहिए कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है. इट शुड बी ईजी टू यूज, इट शुड बी ईजी टू नेविगेट. कस्टमर के फीडबैक का ऑप्शन उसमें ज़रूर होना चाहिए, सो दैट द कस्टमर्स कैन यूज द वेबसाइट एंड इफ दे वांट दे कैन गिव देयर रिव्यूज, दे कैन गिव यू द फीडबैक, सो दैट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन फॉर द नियर फ्यूचर. कस्टमर सर्विसेज आप इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं. यू हैव द कॉन्सेप्ट बेसिकली व्हेन वी टॉक ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग फेज, इट इज द इन होल वेबसाइट डेवलपमेंट साइकिल फेज. जितनी हमारी ये पूरी साइकिल है, पूरी 7 फेजेस की, इसमें ये वाला जो थर्ड फेज है वेबसाइट डिजाइन का, ये पूरी साइकिल का दिल दिमाग आत्मा है. इट्स द ब्रेन, हार्ट एंड सोल ऑफ द होल approach, whole cycle for any business. किसी भी business की जो पूरी proper जो main success का जो main point है, वो आपका इस पे डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की है. अगर आपने मेहनत की बहुत अच्छे से तो वेबसाइट डिज़ाइन करके यू कैन हैव दी सक्सेस. और अगर आपने वेबसाइट ठीक से डिज़ाइन नहीं की पैसा लगाने के बाद भी, तो फिर इट विल नॉट बी दैट मच बेनिफिशियल फॉर द कंपनी जो कंपनी ने सोचा था कि होनी चाहिए. इसके अलावा में जब वेबसाइट डिज़ाइन की बात करते हैं तो एक पॉइंट और होता है कि व्हेन यू टॉक ऑफ द डिज़ाइन, व्हेन यू टॉक ऑफ द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वेदर यू वांट टू गो फॉर द इन हाउस बिल्डिंग ऑफ वेबसाइट और यू वांट टू गेट इट आउटसोर्स. इसका मतलब है कि एक ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से किसी से वेबसाइट डिज़ाइन करा रहे हो, तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव वेबसाइट डिज़ाइनर्स. ये कोई नहीं कर सकता. इसके वेबसाइट डिज़ाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो काम करते हैं, वो अलग लोग होते हैं जो मास्टर होते हैं इस काम में. दे गो फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. नाउ ईदर you hire some person as your employee and they are doing this work, तो आप अपने इंटरनल एम्प्लॉई जो वेबसाइट डिज़ाइनर है उससे आप वेबसाइट को डिज़ाइन कराते हो, या आप उसको किसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बाहर के ईदर इट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हु इज गिविंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, तो वो आप बाहर से कहीं से आउटसोर्स करके वेबसाइट को बनवाते हैं. नाउ दिस इज टू बी डिसाइडेड इन दिस फेज वेबसाइट डिज़ाइन वेदर इट हैज़ टू बी बिल्ड इन हाउस और इट शुड बी आउटसोर्स्ड, क्योंकि दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के ही नुकसान हैं. मैं अगर इन हाउस वाले ऑप्शन पे जाती हूँ तो क्या होगा कि इसके जो एडवांटेजेस होंगे, सबसे मेजर एडवांटेज होगा कि मेरी कंपनी के ही एम्प्लॉय, मेरे कंपनी के ही वेबसाइट डिज़ाइनर ने ये काम करके दिया है, तो ही विल बी अवेलेबल विद मी 24/7. इन द सेंस
कि अगर मेरी कंपनी का ही एम्प्लॉय है, अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ भी जाती है तो इमीडिएटली आई कैन आस्क हिम कि भाई ये प्रॉब्लम है, जस्ट सॉर्ट इट आउट. तो ही विल बी अवेलेबल फॉर द कंपनी 24/7 एंड इन केस एनी प्रॉब्लम इज देयर ही इज देयर टू सॉर्ट इट आउट. अब बाहर के किसी बंदे से अगर कर रहा हूँ और उससे कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है रन करने में, तो ही इज नॉट रेडिली अवेलेबल. हो सकता है कि वो टाइम लगाए कि सर आज टाइम नहीं है, वी आर पैक्ड विद अदर ड्यूटीज, अभी 2 दिन लगेंगे, अभी 4 दिन लगेंगे. क्यों? क्योंकि तो और भी काम कर रहे हैं, तो वो फुल फ्लेज क्योंकि मेरा काम नहीं कर रहे हैं, तो आई मे गेट देयर सर्विसेज मे बी आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days. मतलब बेसिकली दे मे टेक टाइम टू गेट दी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट. ये लिमिटेशन होता है आउटसोर्स कराने का. इसके अलावा में व्हेन वी हैव दी वेबसाइट डिजाइंड इन हाउस फैसिलिटी के थ्रू, तो उसमें हमें ये फायदा रहता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपकी बाहर नहीं जा रही है. लेकिन अगर मैं आउटसोर्स कराऊंगी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कंपनी से बाहर लीक होने के चांसेस होते हैं. दो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर मतलब रिस्क तो उसमें रहता है कि इट कैन बी शेयर्ड, इट कैन बी लीक, क्योंकि वो बाहर के कोई बंदे आपका काम करके दे रहे हैं, तो आपका वो जो सिक्योरिटी है इंफॉर्मेशन की वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है. इसके अलावा में अगर हम इन हाउस वेबसाइट डिजाइनिंग पे जाते हैं, देन द कंट्रोल इज ओवरऑल कंट्रोल इज इंटरनल, और जो भी वर्किंग है वो इंटरनली हो रही है, लेकिन एक्सटर्नल में आउटसोर्स वाले में कंट्रोल कहीं ना कहीं कभी कभी बाहर जाता है, क्योंकि हमें उनको एक्सेस देना पड़ता है अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आती है. फिर उसके अलावा में इन हाउस में इट मे बी अ प्रॉब्लम in its terms of time. When you have some website designer in your company, it may be time consuming, क्योंकि वो जो उसका फोकस है वो उसका बाकी सारी जगहों से हटकर यहाँ आ गया वेबसाइट को डिजाइन करना, या फिर वो वेबसाइट डिजाइन करने की बजाय बाकी किसी और एक्टिविटी पे काम में लग गया. वो साथ में कर रहा था काम, लेकिन वो उसकी ड्यूटीज जो हैं, ड्यूटीज उसकी एक्चुअली कोई और थी. वो वेबसाइट आपके कहने पे बना के दे रहा है, उसको आता है, तो उसका टाइम जो है टाइम बट सकता है. एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो इट मे बी अ सिचुएशन दैट द वेबसाइट डिजाइनर यू हैव, उसकी जो नॉलेज है वो जो आउटसोर्सिंग वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कम है. तो उनका तो रोज का काम यही है, तो उनमें जो वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो दे हैव द एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर वर्क. तो जो आप आउटसोर्स करा के अगर काम कराते हो वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो देन यू विल बी हैविंग द एक्सपर्ट पीपल, एक्सपर्ट a group of people who are having expertise, then you may have the best outcome of the website designing because you have skilled people. तो इसमें ये सब चीज़ों का आपको प्लस माइनस हर जगह है, इन हाउस में भी और आउट हाउस में भी. you have to decide whether you go for whether you want to go for in-house website development or you want to get it outsourced. Then you have next phase, which is marketing phase. It talks of different methods of promoting the product at a digital platform. You need to have the registration, you need to have the main name, बैनर्स हैं, पॉपअप्स हैं, आपके एडवर्टीजमेंट्स हैं, मार्केटिंग का कंटेंट क्या होगा, उसको इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, हम लोगों को नेटवर्किंग पे पहुंचेंगे कैसे, मेल आईडीज हमें चाहिए सो दैट वी कैन शेयर द मेल विद पीपल बल्क में. हम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं. यू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन हैव द concept where you can publicize yourself and your product. Then you have the fulfillment phase, which is basically talks of the activities which are being required to be performed after the sales is being made. तो marketing phase के बाद में आपने आपका सेल जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में प्रोडक्ट बिका, उसके बाद फुलफिलमेंट फेज में प्रोडक्ट बिकने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज आप दे रहे हो. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक यू आर सेलिंग सॉफ्टवेयर, यू आर सेलिंग म्यूजिक्स, म्यूजिक अगर आप दे रहे हो ई मीडियम के थ्रू, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कैसे है, टाइम पे डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की या नहीं हो रही है, इंफॉर्मेशन का पूरा एक आप जो आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और जब तक कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम पे इंफॉर्मेशन रहती है. आप ट्रैक कर सकते हो कि अब आपका ऑर्डर किस फेज में है प्रोसेस के, अब वो पैक हुआ या नहीं, वो डिलीवरी के लिए
बाहर गया नहीं, इट्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो सारा का सारा डिस्पैच है या नहीं है उसका, यू हैव ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिटेल, यू कैन ट्रैक द होल प्रोसेस, appropriate price है या नहीं, you can have the compare the same product if in from the point of view of customers. तो आप आपने अगर सेलर्स के पॉइंट ऑफ वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसने अपना अप्रोप्रिएट प्राइस प्रोडक्ट का रखा है या नहीं रखा है, क्लियर इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन about the whole charges or the discount or delivery charges or shipment or taxes in different type of, जो आपका बिल है, जो बिल जनरेट हो रहा है, इसमें पूरी की पूरी आपके बिल जनरेशन में पूरी डिटेल होती है कि कितने पैसे किस चीज़ के लगाए हैं, तो शिपिंग चार्जेस अगर हैं तो कितने लगे हैं, अगर नहीं है तो वो फ्री शिपिंग आएगा, टैक्स लगा है तो टैक्स किस हिसाब से लगा है, अगर सेल्स रिटर्न्स अगर करनी है, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रीजन से, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके फुलफिलमेंट फेज पे होती है. देन यू हैव द नेक्स्ट फेज विच इज द मेंटेनेंस एंड एडवांसमेंट enhancement phase. The main focus is to manage the e-business. आप उसको मेंटेन करके रख रहे हो, and in case some kind of problem is being faced by the customer, then you try to sort it out as soon as possible so that the customer satisfaction can be achieved. And when you are using different hardware, software, you have different files which are being created on your machines itself. आप उसको मेंटेन पूरा करके रखते हो, वेबसाइट को अपडेट आप करके रखते हैं. अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की कोई चेंजेस हुए हैं, इंफॉर्मेशन आप उसको अपडेट करके रखते हैं कि दिस प्रोडक्ट इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका प्राइस क्या है, इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस तो वो आप बताते हो, कोई ऑफर है तो वो आपका वेबसाइट पे होता है. तो बेसिकली व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग product or services to the customers, each and every detail should be updated on the internet. तो ये आपका सारा का सारा मेंटेनेंस फेज में आता है. Then you have the feedback which is being taken from the customers. Their opinions are being shared by them. They share their experiences so that you can take corrective measures in case they are giving some kind of negative feedback. Then you can take corrective measures so that next time the customers satisfaction level will increase. So you have frequently asked questions also. अगर आपने वो पहले से बना के लिखे हुए होते हैं, so that in case any customer they have some kind of doubt, they can just go to that section which is the frequently asked question, FAQs. तो वहाँ उनके काफ़ी सारे questions की जो queries जो होती हैं, उनकी questions होते हैं, doubts होते हैं, वो अपने आप ही clear हो जाते हैं. तो there is no need to communicate to the customer care section, customer care persons. Then you have the feedback also, and in case the customer is giving any query or they are sending some mail or messages, then the company tries to answer them as soon as possible. When you have the visitors visiting your website, they are sometimes treated as honored guests and they are not forced to view everything on the website. आप ये नहीं आप कर सकते कि आप एक जगह वेबसाइट पे आए हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है. अब आपका जो मन है आप वो वेबसाइट जा रहे हो देखने, आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहो अपनी कर रहे हो. बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द फीडबैक. नाउ दिस इज द होल process or the cycle of website development. I hope it's clear. Now the first chapter is over. In case you have any doubt, you can ask me. Rest we will do in our next lecture. Okay, one of the students has asked me to explain the concept of session layers. Now the session layer basically is the layer which allows the user on different machines to communicate with each other. At the same time the security is being ensured. इसका basically मतलब क्या है कि अगर मैं किसी और सिस्टम में नेटवर्क यूज कर रही हूँ, इंटरनेट यूज कर रही हूँ और किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी का इशू रहता है कि वो कितनी सेफ है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक में बैंक अकाउंट में मैं अकाउंट होल्डर हूँ और मैंने नेट बैंकिंग ली हुई है, तो इसका मतलब मैं नेट बैंकिंग यूज कर सकती थी
इंटरनेट के थ्रू यूज मैं कर सकती हूँ। अब मुझे कोई ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे अपने अकाउंट से किसी और के पास पैसे ट्रांसफर करने हैं, नेट बैंकिंग में यूज कर रही हूँ। अब नेट बैंकिंग जब मैं यूज करूंगी तो उस टाइम पे सिस्टम कौन कौन से यूज होंगे, मशीन कौन कौन सी नेटवर्किंग पे जुड़ेंगी, एक मेरा सिस्टम, एक बैंक का सर्वर, और फिर उसके बाद में बैंक के सर्वर से जुड़ेगा रिसिपिएंट का सिस्टम जिसको मैं पैसे ट्रांसफर करूंगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ बैंक और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, तो मैं बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसमें नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को यूज़ करूंगी। तो उसमें सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करूंगी? अब मेरे पास सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बैंक ने क्या क्या ऑप्शन दी हुई है। पहली चीज़, मैं बैंक की वेबसाइट पे जा रही हूँ तो बैंक अकाउंट सीधा ओपन नहीं हो जाता है, तो वो मेरे पास ऑथोराइजेशन बैंक ने दी हुई है कि यू आर माई अकाउंट होल्डर, यू हैव द अथॉरिटी टू एक्सेस योर अकाउंट यू हैव इन माई बैंक। तो मेरे पास वो अकाउंट खोल इंफॉर्मेशन वो अकाउंट एक्सेस करने की अथॉरिटी है जो मेरा खुद का है अकाउंट। तो मेरे पास उन्होंने क्या किया हुआ है, उसका लॉगिन आईडी था, उसका पासवर्ड है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इंटरनेट पे वेबसाइट पे जाऊंगी बैंक के, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वाली जो साइट होगी उनकी, वहाँ पर इट विल आस्क मी कि लॉगिन आईडी क्या है, लॉगिन पासवर्ड क्या है, वो मैं डालूंगी। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन्स जो भी मुझे करनी होंगी वो लॉगिन हो जाएगा और मैं काम कर पाऊंगी। अब यहाँ पर सेशन लेयर्स का क्या मतलब आता है, एक जब मैंने लॉगिन किया बैंक नेट बैंकिंग में, तो वहाँ अगर मैंने वो सिस्टम को लॉग आउट, सिस्टम पे से अपना लॉग आउट नहीं अगर किया, तो थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, वो लॉगिन रहेगा नहीं। मैं अगर लॉग आउट बाई चांस करना भूल गई तो वो थोड़ी देर बाद अगर मैं उसको रिफ्रेश करूंगी या कोई और इंडिविजुअल आके उसको रिफ्रेश करके यूज करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, वो सेशन का टाइम खत्म हो गया है, आपने उस टाइम पे कुछ काम किया नहीं या जो भी करना था वो आपने किया और आपने लॉग आउट नहीं किया। तो एनीबडी हु मे ट्राई टू हैव अनऑथोराइज्ड एक्सेस, that person cannot go for the access of the net bank मतलब my account। इसी तरह जब आप अपने मेल आईडीज खोलते हैं तो मेल आईडीज में भी यू हैव सेशंस। अगर आपने मेल आईडी खोल के छोड़ा है या आपके जैसे आप शेयर्स में अगर डील करते हैं तो यू हैव आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो उनके सेशंस होते हैं, थोड़ी देर आपने लॉगिन किया, थोड़ी देर बाद वो लॉग आउट हो जाते हैं अगर आप उसको आइडल छोड़ दोगे तो। अगर काम करते रहोगे तो वो चलता रहेगा, मगर अदरवाइज वो लॉग आउट हो जाएगा जस्ट टू इंश्योर दी सिक्योरिटी। ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। इसके लिए जो आपके लिए ई कॉमर्स के लिए बुक है, you can use the book by Dr. Shruti Mathur। मैं इसको आपको चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ, you can have this book। You can take this book। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि वीडियो नहीं आ रहा है। आई डोंट शेयर माई वीडियो, मेरी ऑडियो दिखेगी और स्क्रीन शेयर करूँगी, उसके अलावा आपको वीडियो मैं ऑन नहीं करती हूँ। इसके अलावा अगर अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो देन वी कैन सॉर्ट देम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नाउ यू एंजॉय योर दिवाली। हैप्पी दिवाली once again to all of you and your family. Take care. See you in next lecture.